हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। बाबा साहब जी सभा में विद्या संबंधी समस्या के बारे में कहा कि शिक्षा एक दुधारी तलवार है जिसे चलाना खतरनाक हो सकता है। यदि एक शिक्षित व्यक्ति में यदि नम्रता तथा सदाचार नहीं है तो वह जंगली पशु यानी दरिंदे से ज्यादा खतरनाक है। यदि पढ़े लिखे गरीब सॉरी व्यक्ति की शिक्षा गरीब जनता की भलाई के कोई काम नहीं आए तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। ऐसे पढ़े लिखे मनुष्य के लिए धिक्कार है। सदाचार शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि युवा वर्ग धर्म से दूर होता जा रहा है। धर्म अफीम नहीं है। मुझमें जो गुण हैं या मैंने जो शिक्षा ग्रहण की और जिसका लाभ समाज को मिल रहा है, यह सब मुझमें धार्मिक भावना के कारण ही है। मैं धर्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर धोखा व अंधविश्वास नहीं। 19 मार्च 1938 को मनमाड़ से बंबई लौटते समय बाबा साहब के मित्र व विविध व्रत अखबार के संपादक रामभाऊ तटनिस की अध्यक्षता में ताड़वाड़ी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें एक थैली भेंट की। इस अवसर पर बाबा साहब जी ने लोगों से अपील की कि वे लेबर पार्टी से जुड़कर किसान, मजदूर व गरीब के हितों के संघर्ष में भागीदार बने। बंबई विधानसभा में 15 में से 13 सीटें जीतने की सफलता से उत्साहित बाबा साहब ने नगर पालिका चुनाव की ओर ध्यान दिया। इस्लामपुर में अपने भाषण में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। भाषण में उन्होंने कहा कि मराठा लोग कांग्रेस के छलावे में न आए और अलग दल बनाए, क्योंकि कांग्रेस में सेठ जी यानी बनिया और भट्ट जी यानी ब्राह्मण का ही कब्जा है। इसलिए वहाँ गरीब किसान के कल्याण की उम्मीद करना बेकार है। लौटते समय सतारा और पुणे होकर वह बंबई आए। इसी महीने बंबई विधानसभा में प्राइमरी शिक्षा संशोधन संबंधी एक महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ। इस बिल पर बहस करते हुए बाबा साहब जी अम्बेडकर और गृह मंत्री कन्हैयालाल मुंशी के बीच तीखी झड़प हुई। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस समय गांधी जी की वर्धा शिक्षा पद्धति नीति का कड़ा विरोध किया। शिक्षा व कानून के ज्ञाता डॉक्टर अम्बेडकर जी के आगे मुंशी क्या टिक पाते। दोनों के बीच तेज तकरार हुई। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जी बंबई लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थे। पंढरपुर के बाद वे सोलापुर में मातंग समाज के एक सम्मेलन में गए। 4 जनवरी 1938 के सोलापुर नगर पालिका में बाबा साहब को मानपत्र भेंट किया। डॉक्टर पीबी मुल्ले ने सम्मान पत्र पढ़ा। इस समारोह में उन्होंने संसदीय जनतंत्र पर जो विचार व्यक्त किया वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, आज देश में जो राजनीतिक हालात बने हैं
उसके साथ लोगों में यह स्वभाव भी बना है कि वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मान सम्मान देकर मानते हैं। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि लोकतंत्र हर प्रकार की परिस्थितियों और दावों में लागू रखा जा सकता है। आज के हालात को देखते हुए भारत के लिए प्रजातंत्र प्रणाली सरकार के लिए सबसे अनुचित प्रणाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए किसी भी कीमत पर भारत को एक दृढ़ व ज्ञानवान शासक की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र जो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहा है। उसने अपने हाथ पांव एक ही पार्टी के साथ बंधवा दिए हैं या इस पार्टी की विचारधारा व कर्तव्य को पूरा करने को तैयार नहीं है। मैं इसे भयानक रोग मानता हूँ। बड़े दुख की बात है कि भारतीय लोग अंधविश्वासी हैं और सूझबूझ से कम काम लेते हैं। हमारे नेता लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वैसी यदि विदेश में करें तो पागलों की श्रेणी में गिने जाते। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों को महात्मा या योगी की पदवी से सम्मानित किया जाता है और लोग इनके पीछे इस तरह आंख बंद कर भागते हैं जैसे गड़रिये के पीछे भेड़ बकरियां भागती हैं। पहले दिन के प्रभावशाली भाषण के बारे में जानकर वहां के ईसाइयों ने बाबा साहब के भाषण द्वारा उनके धार्मिक विचार सुनने की इच्छा जाहिर की। दूसरे दिन भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण हुआ। गंगाधर जाधव की अध्यक्षता में एक सभा में उनका भाषण हुआ, लेकिन कुछ तीखा था। उन्होंने कहा, जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है, उसके बाद से उनकी ज्यादा ही पूछ हो रही है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक पी.के. अत्रे ने धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया था, लेकिन हमने परिवर्तन की घोषणा कर ही दी। बाबा साहब ने कहा कि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बता सकते हैं कि दो महापुरुषों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, बुद्ध और ईसा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा धर्म चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है और यह भी बताया जाए कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति क्या करना चाहिए तथा समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की सीख दे। इस अवसर पर उन्होंने ईसाइयों को भी लताड़ा कि वहां भी दक्षिण में जात भेद है। जो अछूत लोग ईसाई बनते हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता है। इसके अलावा ईसाइयों ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। इस समय तक बाबा साहब का सिख धर्म के प्रति जो झुकाव था वह अब खत्म हो गया था। किसानों मजदूरों के हितैषी डॉक्टर अंबेडकर जी। सोलापुर से बंबई लौटने पर डॉक्टर अंबेडकर जी किसानों के लिए संघर्ष में लग गए। वह अब बंबई विधानसभा पर किसानों के बड़े मोर्चे की तैयारी में लग गए। प्रदर्शन के दिन रत्नागिरी, नासिक, कुलाबा, रायगढ़, सतारा व बंबई के आसपास के किसान रेल, मोटर व समुद्री मार्ग द्वारा बंबई पहुंचे।
उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में लाठी, कंधे पर अंगोछा और साथ में रोटियों की पोटली थी। तेज धूप के बावजूद उत्साह के मारे उनके चेहरों पर चमक थी। उनका मोर्चा 3 दिशाओं से विधान परिषद सदन की ओर बढ़ गया। एक परेल, दूसरा अले के जेड्रा गोदी और तीसरा चौपाटी की ओर से रैला आया। पुलिस का भारी बंदोबस्त था। चारों ओर से नारे लग रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर जी का बिल पास करो, खोती प्रथा का विनाश हो। जुलूस 1:30 बजे टर्मिनस के पास से ही आजाद मैदान पर पहुंचा और 20 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस ने आगे बढ़ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की मांग पेश की। इनमें यश परेलकर, जोशी, दत्तोपंत राउत, इंदुलाल याज्ञनिक और चित्रे प्रमुख थे। प्रतिनिधि मंडल द्वारा किसानों के कल्याण हेतु जो मांगे रखी गई थी वे इस प्रकार थी। खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय हो, लगान की तरह ठेका राशि भी माफ हो, खोती प्रथा बंद हो, रजवाड़ा शाही समाप्त हो, छोटे किसानों के लिए नहर के पानी की दरें आधी हो। इसके बाद एक से प्लेनेड मैदान पर विशाल जनसभा में बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, भारत के कम्युनिस्ट नेताओं ने कम्युनिज्म संबंधी जितनी किताबें पढ़ी हैं उससे भी अधिक किताबें मैंने कम्युनिज्म की पढ़ी है। कम्युनिस्ट किसी भी समस्या का व्यवहारिक पक्ष कभी नहीं देखता। दुनिया में 2 ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर, शोषित और शोषक। तीसरा मध्यम वर्ग जो बहुत कम है। किसानों की गरीबी का कारण ये अमीर लुटेरे ही है जो गरीब मेहनत कर किसान मजदूर का शोषण करते हैं और शोषक इसलिए अमीर है। बाबा साहब ने कहा कि किसानों व मजदूरों को बिना जात पात के भेद में एक मजबूत संगठन कायम रखना चाहिए और विधानसभाओं में अपने सही हितैषी व हमदर्दी को चुनकर भेजना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो ही वे लोग अपने समाज व देश के लिए भरपूर अन्न पैदा कर सकेंगे और करोड़ों गज कपड़ा बुन सकेंगे। ऐसा करने पर ही आप ना गरीब रहेंगे ना भूखे नंगे। इस सभा के बाद किसानों मजदूरों में डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति सम्मान बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर विरोधियों की चिंता बढ़ गई कि डॉक्टर अंबेडकर जी अब अछूतों के साथ किसानों मजदूरों के भी नेता बनकर उभर रहे। दरअसल इस वर्ग के असली हितैषी तो डॉक्टर अंबेडकर ही थे, लेकिन देशवासी उनके ऐसे नेतृत्व का लाभ नहीं ले पाया। बाबा साहब की राजनीतिक जीत के बाद हालात बदलते जा रहे थे। जिस गांधी जी को कांग्रेस अपनी माए बाप मानती थी, अब कांग्रेस में ही गांधी जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। KF नरीमन जो ऑल इंडिया कांग्रेस के 1930 से 1933 तक सदस्य रह चुके थे, ने यह सुझाव दिया कि गांधी जी के सत्य व अहिंसा की जगह शब्द सत्य
मई व वैध साधन रखे जाए, लेकिन उनका सुझाव नहीं माना गया। फिर उन्होंने घोषणा की कि वह गांधी जी के किसी भी मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। एक ओर नरीमन का विरोध तो दूसरी ओर नेहरू व गांधी के बीच भी वैचारिक टकराव पैदा हो गया। नेहरू ने तो यहाँ तक कह डाला कि गांधी जी कभी कभार तो सैद्धांतिक दृष्टि से काफी पिछड़े नजर आते हैं। जो कुछ वह कहते हैं वह आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुभव व तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं रखता। ऐसे में राजनीतिक तौर पर गांधी जी के साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं और उनके विचारों की वकालत कर सकते हैं। गांधी जी की आलोचना करने वाले नेहरू को जब गांधी जी पुचकारते थे तो नेहरू अपनी सारी शिकायतें भूलकर शांत हो जाते थे। आलोचकों को नेहरू का दोगलापन भी बहुत खतरनाक लगता था। पहले कांग्रेसी कहते थे कि वे विधानसभा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के अधीन ही सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उतावले हो गए। किसानों की जायज मांगों के लिए और भूमि सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और टक्कर कांग्रेस के साथ ही थी। किसानों के साथ बाबा साहब जी ने रेल मजदूरों को भी संगठित करने की ओर ध्यान दिया। महाराष्ट्र के मनमाड़ में 12-13 फरवरी 1938 को एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20,000 रेल मजदूरों ने भाग लिया। वहां उन्होंने कहा कि किस तरह वह अपनी छोटी उम्र में बंबई की मिलों में काम कर रहे, अपने रिश्तेदारों के रोटी के डिब्बे ले जाया करते थे, इसलिए मजदूरों की तकलीफों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उस समय हालात बहुत ही खराब थे। राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व सीटें मिल चुकी है। अब आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में मजदूर वर्ग के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का विरोध करना ब्राह्मण जात का विरोध नहीं है, बल्कि या तो समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना का विरोध करने वाली मानसिकता है, जो सभी वर्गों में मौजूद है, अकेले ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ब्राह्मण इस मानसिकता के जन्मदाता हैं। 17 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी की लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बाबा साहब भारी वोटों से जीते थे और के बालू की पराजय हुई। कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दलितों के लिए सुरक्षित 15 सीटों में से कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी थी। इस चुनाव में उन अछूत नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया, जिन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 17 में से 15 उम्मीदवारों की जीत से महाराष्ट्र के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की यह शानदार जीत थी। इसी समय एक अन्य सफलता ने भी बाबा साहब जी व उनके अनुयायियों को खुशियां दिलाई। महाड़ तालाब के केस का फैसला भी बंबई हाई कोर्ट ने 17 मार्च
1937 को अछूतों के पक्ष में कर दिया। 19 मार्च 1927 को शुरू हुआ संघर्ष 10 साल बाद विजय के रूप में बदला। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन वह पुरानी अंतरिम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में थे, जो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो वह कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे, दूसरे कांग्रेस के राजनैतिक चालों को भली भांति जानते थे। कांग्रेस नेताओं ने अस्थायी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सर धनजी शाह, बी कपूर व जमना दास मेहता ने डॉक्टर अंबेडकर जी से सहयोग मांगा। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस प्रस्ताव में कोई तुक नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। थोड़े दिनों बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की एक विशाल सभा बंबई के कामगार मैदान में हुई। इस सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कांग्रेस को चेतावनी दी, हमें यह नहीं लगता कि ब्रिटिश सत्ता से कांग्रेस पार्टी का चल रहा कथित संघर्ष खत्म होने तक हमारे दुख और शिकायतें वैसी ही चलती रहें। अपने भाषण में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की उस सोच की कड़ी निंदा की, जिसके कारण उन्होंने अपने नौकर हरीफ को दलित वर्ग के नामी उम्मीदवार के सामने खड़ा कर दिया और उस अछूत नौकर को जितवा भी दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम सरकार में उन्होंने मंत्री पद क्यों नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का क्या औचित्य था, जो अल्पमत में हो और अधिक समय तक चलने वाला नहीं हो। बंबई विधानसभा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हरिजन शब्द का विरोध किया। आखिर कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया। अस्थायी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। 19 जुलाई 1937 को विधानसभा में चुने गए नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिसमें एक भी दलित मंत्री नहीं था, अधिकतर ब्राह्मण ही थे। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य सदस्यों के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर जी ने गीता ग्रंथ हाथ में रखकर शपथ ग्रहण करने से मना कर दिया और अलग सम्मानजनक ढंग से शपथ ग्रहण की। उस समय की विधान सभाओं में बंबई विधानसभा के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर जी और जमना दास मेहता, जो विरोध पक्ष में थे, देश भर के श्रेष्ठ विधायकों में गिने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर जी पूरी विधानसभा में सबसे अधिक शिक्षित, योग्य व निडर सदस्य थे। कांग्रेस के अधिकतर विधायक नौसिखिए व जानकारियों के अनभिज्ञ थे, जो कांग्रेस कभी ऊंची आवाज में ब्रिटिश सरकार के विरोध में कहती थी कि विधानमंडल में जाना हराम है। जिस पार्टी के लोग ऊंची भाषा में कहते थे कि विधानमंडल में तो डेडे चमार जाएंगे, हम नहीं, वही पार्टी अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन मंत्रिमंडल बनाकर सत्ता में
थी। विधानसभा में एक बार एक सरकारी बिल में अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करने की सिफारिश की गई। उसका विरोध नासिक के दलित नेता डॉक्टर बाबा साहब गायकवाड़ और डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। अछूत सदस्यों का बहुमत हरिजन शब्द के खिलाफ होने के बावजूद सवर्ण हिंदुओं के बहुमत के आधार पर हरिजन शब्द उनके मत्थे मढ़ दिया गया। दादा साहब गायकवाड़ का यह तर्क था कि यदि अछूत लोग ईश्वर के जन हैं तो क्या सवर्ण हिंदू किसी दानव से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि इस समय मैं कोई अच्छा शब्द सुझाने की स्थिति में नहीं हूँ। इस पर मिल बैठकर विचार कर लेंगे। लेकिन उनकी कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी। दरअसल बाबा साहब को हरिजन शब्द में पाखंड की बू आती थी। जब डॉक्टर अंबेडकर जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी पार्टी के सदस्यों ने विरोध करने के लिए वॉक आउट किया। इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग बाद में भी बार बार उठती रही। आखिर एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता माननीय रतनलाल कैन के प्रयासों से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त 1990 के द्वारा हरिजन व गिरिजन शब्द का सरकारी कामकाज में प्रयोग करने पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के गांव में ज्यादातर महार अछूत लोग सरकारी चौकीदारी का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें बथनी जमीन मिली थी, लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। जमीन के छोटे टुकड़े होने से उस पर पैदावार नहीं के बराबर होती थी, जबकि सरकारी चौकीदार के रूप में उनके रात दिन गुलामों की तरह काम लिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस बथनी जमीन प्रथा को खत्म कर खेत जोतने वालों का भूमि पर अधिकार हो, इस आशय का बिल विधानसभा में पेश किया। लेकिन कांग्रेस सरकार का समर्थन न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद कोंकण क्षेत्र की खोती प्रथा, जो जमींदारी प्रथा जैसी थी, उसे भी खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बिल पेश किया। इसके लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में संपर्क कर मजदूर किसानों का मोर्चा कौंसिल हॉल पर भी निकाला। लेकिन कांग्रेस यह कतई नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का कोई कार्यक्रम सफल हो। हालांकि दोनों बिल मजदूर किसानों की रोजी रोटी से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर अंबेडकर जी एक मुकदमे में के सिलसिले के दुलिया गए 40 गांव स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कौन है? डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे राजा हैं के नारों से आसमान गूंज उठा। ऐसा सम्मान तो उस राजा को भी नहीं मिला होगा जो राज परिवार में पैदा होने के कारण राजा बना हो। बाबा साहब तो ऐसे राजा थे जो गरीबों, शोषितों व मेहनत कशों के दिलों में राज करते थे। रात को धुलिया के विजयनंद थिएटर में डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में
एक सभा का आयोजन किया गया। वहां उन्होंने हमें यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि अछूतों के कारण के प्रति कल्याण के प्रति ध्यान न देने वाले अंग्रेजों की जगह अब सामाजिक जीवन में अत्याचार करने वाले लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जो कांग्रेस से है। अब सावधान रहने की जरूरत है। हर मंत्रिमंडल में ब्राह्मण नेता है। इसमें दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल द्वारा ब्राह्मणवाद को घुसा रही है। मेहनत कश मजदूरों के चहेते नेता बने डॉक्टर अंबेडकर जी। औद्योगिक विवाद बिल के अनुसार मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को कुछ परिस्थितियों में अवैध या जुर्म घोषित करने का अधिकार सरकार को मिला हुआ था। इसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर जी के लेबर पार्टी और बंबई प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 7 नवंबर 1938 को बंबई व अन्य शहरों की मिलों में एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की। सरकारी विरोध के बावजूद हड़ताल सफल रही। महाराष्ट्र के गांव में ज्यादातर महार अछूत लोग सरकारी चौकीदारी का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें बथनी जमीन मिली थी, लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। जमीन के छोटे टुकड़े होने से उस पर पैदावार नहीं के बराबर होती थी, जबकि सरकारी चौकीदार के रूप में उनके रात दिन गुलामों की तरह काम लिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस बतनी जमीन प्रथा को खत्म कर खेत जोतने वालों का भूमि पर अधिकार हो, इस आशय का बिल विधानसभा में पेश किया, लेकिन कांग्रेस सरकार का समर्थन न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद कोकण क्षेत्र की खोती प्रथा, जो जमींदारी प्रथा जैसी थी, उसे भी खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बिल पेश किया। इसके लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में संपर्क कर मजदूर किसानों का मोर्चा कौंसिल हॉल पर भी निकाला, लेकिन कांग्रेस यह कतई नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का कोई कार्यक्रम सफल हो। हालांकि दोनों बिल मजदूर किसानों की रोजी रोटी से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर अंबेडकर जी एक मुकदमे में के सिलसिले के दुलिया गए। 40 गांव स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कौन है? डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे राजा हैं के नारों से आसमान गूंज उठा। ऐसा सम्मान तो उस राजा को भी नहीं मिला होगा जो राज परिवार में पैदा होने के कारण राजा बना हो। बाबा साहब तो ऐसे राजा थे जो गरीबों, शोषितों व मेहनत कशों के दिलों में राज करते थे। रात को धुलिया के विजयनंद थिएटर में डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया। वहां उन्होंने हमें यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि अछूतों के कारण के प्रति कल्याण के प्रति ध्यान न देने वाले
अंग्रेजों की जगह अब सामाजिक जीवन में अत्याचार करने वाले लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जो कांग्रेस से है। अब सावधान रहने की जरूरत है। हर मंत्रिमंडल में ब्राह्मण नेता हैं। इसमें दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल द्वारा ब्राह्मणवाद को घुसा रही है। मेहनतकश मजदूरों के चहेते नेता बने डॉक्टर अंबेडकर जी। औद्योगिक विवाद बिल के अनुसार मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को कुछ परिस्थितियों में अवैध या जुर्म घोषित करने का अधिकार सरकार को मिला हुआ था। इसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर जी की लेबर पार्टी और बंबई प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 7 नवंबर 1938 को बंबई व अन्य शहरों की मिलों में एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा की। सरकारी विरोध के बावजूद हड़ताल सफल रही। महाराष्ट्र के गांवों में ज्यादातर महार अछूत लोग सरकारी चौकीदारी का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें बतनी जमीन मिली थी, लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। जमीन के छोटे टुकड़े होने से उस पर पैदावार नहीं के बराबर होती थी, जबकि सरकारी चौकीदार के रूप में उनके रात दिन गुलामों की तरह काम लिया जाता था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस वतनी जमीन प्रथा को खत्म कर खेत जोतने वालों का भूमि पर अधिकार हो, इस आशय का बिल विधानसभा में पेश किया। लेकिन कांग्रेस सरकार का समर्थन न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद कोकण क्षेत्र की खेती प्रथा, जो जमींदारी प्रथा जैसी थी, उसे भी खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बिल पेश किया। इसके लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में संपर्क कर मजदूर किसानों का मोर्चा काउंसिल हॉल पर ही निकाला, लेकिन कांग्रेस यह कतई नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का कोई कार्यक्रम सफल हो। हालांकि दोनों बिल मजदूर किसानों के रोजी रोटी से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर अंबेडकर जी एक मुकदमे के सिलसिले के दुलिया गए। 40 गांव स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कौन है? डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे राजा हैं के नारों से आसमान गूंज उठा। ऐसा सम्मान तो उस राजा को भी नहीं मिला होगा जो राज परिवार में पैदा होने के कारण राजा बना हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी की पार्टी के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष चुने गए। बैरिस्टर एम.बी. समर्थन को महासचिव, चित्रे व उपसाम को सचिव चुना गया। वह सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, यह सच है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें यह मांग पेश करने की नहीं सूझी कि हर मंत्रिमंडल में अछूतों का एक प्रतिनिधि भी जरूर लिया जाना चाहिए। 23 अगस्त 1937 को बंबई विधानसभा के मंत्रियों के वेतन संबंधी बिल पेश किया। इस बिल में
मंत्रियों का वेतन 500 रुपये हर महीने, साथ में गाड़ी, मकान, भत्ता आदि प्रस्तावित था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई आधार पर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मंत्रियों का वेतन निर्धारित करते समय 4 सिद्धांतों से नियंत्रित होना जरूरी है। पहला, सामाजिक स्तर। दूसरा, योग्यता। तीसरा, जनतंत्र। और चौथा, निष्ठा व प्रशासन की पवित्रता। राज्य के 3 आधारों में कार्यपालिका विभाग की भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति योग्य है उसके लिए 500 रुपये की राशि जनता द्वारा प्रदत्त विश्वास की तुलना में कोई महत्व नहीं रखती, इसलिए वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में जा सकता है। और परिणाम यह हो सकता है कि जिनके लिए पैसों का विरोध महत्व नहीं है, वे लोग राजनीतिक शक्ति पर कब्जा जमा लेंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि देश के जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाए तो हर मंत्री को 75 रुपये वेतन मिलना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर जॉनसन का विचार था कि देशभक्ति दुष्ट बदमाशों के लिए अंतिम शरण है, उसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि राजनीतिज्ञों के लिए भी देशभक्ति अंतिम आश्रय स्थान है। उन्होंने मंत्रियों के ढोंग व त्याग का भी जिक्र किया और कहा कि मंत्रियों को इतना वेतन जरूर दिया जाना चाहिए कि वे भ्रष्ट न हो। सदन में सदस्य नामदार खेर ने बाबा साहब जी द्वारा ही जा रही निस्वार्थ सेवा की खूब सराहना की। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई बार कहा था कि दलित सेवा राष्ट्र सेवा अथवा देश सेवा ही है। बैलों की तरह कष्ट भोग रहा है किसान। सामाजिक कार्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लेबर पार्टी का प्रचार अभियान भी चलता रहता था। सितंबर 1937 में मैसूर में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, मेरा यह पक्का विश्वास है कि गांधी जी को गरीबों मजदूरों के दुखों की कोई चिंता नहीं है और उनके हाथों इन वर्गों का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं है। यदि ऐसी संस्था होती तो मैं भी कांग्रेस में शामिल जरूर होता। कांग्रेस में तो इतना भी साहस नहीं है कि आम आदमी को आर्थिक व सामाजिक समानता देने के आदर्श की घोषणा कर सके। कांग्रेस तो आम आदमी को वह स्वतंत्र और समय देने का वचन भी नहीं दे सकते जिससे वह स्वयं की इच्छा अनुसार प्रगति कर सके। उन्होंने आगे कहा कि जब तक उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण अपने स्वार्थ के लिए होगा, तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। गांधीवाद के अनुसार तो किसान हल के आगे जुते हुए 2 बैलों की तरह तीसरा बैल है जो बैलों की तरह ही कष्ट भोग रहा है। 17 सितंबर 1937 को बम्बई विधानसभा के पूर्ण सत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कोंकण क्षेत्र में प्रचलित बेगारी की खोती प्रथा को बंद करने के लिए बिल पेश किया। इस प्रथा के अनुसार जब भी रजवाड़ों का मन होता, मेहनतकश मुजारों किसानों को भूमि से हटा दिया जाता था। बाबा साहब ने खेतों पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना अधिकार की मांग की। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था
जब विधानसभा में किसानों के हितों के लिए कोई विधायक इस तरह के बिल पेश कर रहे थे। सरकार के किसान विरोधी रवैये के कारण इस बिल पर विधानसभा में विचार नहीं हो सका। मुजारों किसानों से अतिरिक्त काम लिया जाता था, जिसके खिलाफ भी बाबा साहब ने बिल पेश किया। उस समय तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 1950 को कानून की धारा के अधीन यह अपराध घोषित किया गया। बाबा साहब ने दूसरा बिल महार वतन कुप्रथा को बंद करने के लिए पेश किया, जिसके लिए वह 1927 से आंदोलन चला रहे थे। आखिर 1959 में महार वतन की प्रथा बंद हुई। एक उर्दू दैनिक अखबार के संपादक अली बहादुर खान ने प्रसिद्ध मराठी अखबार विधित व्रत के संपादक आर के तटनीस के खिलाफ एक लेख के सिलसिले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा था। तटनीस बाबा साहब के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र के केस में बहुत अध्ययन कर पैरवी की। वह एक ही दिन में 7 घंटे तक लगातार बहस का उत्तर देते रहे। मनमाड़ में रेलवे के अछूत मजदूरों की सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के खिलाफ हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी शुरू से ही कम्युनिस्टों के विरोधी थे। उनका साफ कहना था कि कम्युनिस्टों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मजदूरों का शोषण किया है। साम्यवादियों की वर्ग आधारित आर्थिक व्याख्या से डॉक्टर अंबेडकर जी सहमत नहीं थे। वह मानते थे कि सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि धर्म और सामाजिक सम्मान भी जीवन में महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुधार की समस्या सब समस्याओं की जड़ है और कम्युनिस्ट उस पर विचार नहीं करते हैं। नवंबर 1937 में बंबई के आद्रविड़ तरुण संघ के कुछ अछूत युवकों द्वारा बाबा साहब का सम्मान किया गया। वहां उन्होंने युवाओं को आगाह किया कि वे कांग्रेस में नहीं जाएं। यदि वे वहां गए तो अछूतों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी महीने में लेबर पार्टी के नासिक के समर्पित नेता भाऊराव गायकवाड़ का बंबई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाऊराव ने बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों के सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक अधिकारों के लिए हर जगह संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनकी सेवाओं के लिए बहुत प्रशंसा की। बाबा साहब बहुत कम लोगों की ऐसी तारीफ करते थे। 1 जनवरी 1938 को सोलापुर जिले के दलित समाज के एक सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन वहां के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ पंढरपुर में आयोजित किया गया। पंढरपुर जाते समय रास्ते में कुर्दवाड़ी स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। वहां से एक खास मोटर से वे पंढरपुर पहुंचे। रास्ते में कर केव गांव में संत समाज की सभा में भाषण में कहा कि कांग्रेस से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि हमारा शोषण, छल और खून चूसने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खादी के कपड़े
व खादी की टोपी पहनकर ये लोग हमारे कल्याण का ढोंग रच रहे हैं। दोपहर को पंढरपुर पहुंचने पर डाक बंगले तक डॉक्टर अंबेडकर जी को जुलूस के रूप में लाया गया। इस सम्मेलन में लगभग 1000 प्रतिनिधि थे। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि इस समय 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला, क्या उनको कभी हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा मिल सकेगा? दूसरा सवाल कि क्या हमें राष्ट्रीय संपत्ति में पर्याप्त हिस्सा मिलेगा? और तीसरा सवाल यह है कि हमारे स्वाभिमान और स्वयं की सहायता करने के आत्मनिर्भरता आंदोलन का आगे क्या होगा? पहले सवाल का जवाब यह है कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक यह संभव नहीं होगा। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने पूंजीवादियों द्वारा शासित कांग्रेस द्वारा पिछड़ों के साथ किए जा रहे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि जब तक कांग्रेस पूंजीपतियों के हाथ में है तब तक गरीब जनता अपने आर्थिक विकास के लिए वर्तमान सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा साहब जी ने कहा कि गरीबों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ साझा मोर्चा बनाकर संघर्ष जारी रखना चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि वे इस कदम द्वारा कुछ भी खोने वाले नहीं हैं, जबकि वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। मौत के डर से मुक्त होकर शेरों की तरह गरज कर आगे बढ़ना होगा। पंढरपुर के बाद वे सोलापुर में मातंग समाज के एक सम्मेलन में गए। 4 जनवरी 1938 के सोलापुर नगरपालिका में बाबा साहब को मानपत्र भेंट किया। डॉक्टर पीबी मुल्ले ने सम्मान पत्र पढ़ा। इस समारोह में उन्होंने संसदीय जनतंत्र पर जो विचार व्यक्त किया वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, आज देश में जो राजनीतिक हालात बने हैं उसके साथ लोगों में यह स्वभाव भी बना है कि वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मान सम्मान देकर मानते हैं। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि लोकतंत्र हर प्रकार की परिस्थितियों और दावों में लागू रखा जा सकता है। आज के हालात को देखते हुए भारत के लिए प्रजातंत्र प्रणाली सरकार के लिए सबसे अनुचित प्रणाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए किसी भी कीमत पर भारत को एक दृढ़ व ज्ञानवान शासक की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र जो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहा है। उसने अपने हाथ पांव एक ही पार्टी के साथ बंधवा दिए हैं या इस पार्टी की विचारधारा व कर्तव्य को पूरा करने को तैयार नहीं है। मैं इसे भयानक रोग मानता हूँ। बड़े दुख की बात है कि भारतीय लोग अंधविश्वासी हैं और सूझबूझ से कम काम लेते हैं। हमारे नेता लोग ऐसी बातें करते हैं, वैसी यदि विदेश में करें तो पागलों की श्रेणी में गिने जाते। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों को महात्मा या योगी की पदवी से सम्मानित किया जाता है।
और लोग इनके पीछे इस तरह आंख बंद कर भागते हैं जैसे गड़रिये के पीछे भेड़ बकरियां भागती हैं। पहले दिन के प्रभावशाली भाषण के बारे में जानकर वहां के ईसाइयों ने बाबा साहब के भाषण द्वारा उनके धार्मिक विचार सुनने की इच्छा जाहिर की। दूसरे दिन भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण हुआ। गंगाधर जाधव की अध्यक्षता में एक सभा में उनका भाषण हुआ, लेकिन कुछ तीखा था। उन्होंने कहा, जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है, उसके बाद से उनकी ज्यादा ही पूछ हो रही है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक पी.के. अत्रे ने धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया था, लेकिन हमने परिवर्तन की घोषणा कर ही दी। बाबा साहब ने कहा कि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बता सकते हैं कि दो महापुरुषों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, बुद्ध और ईसा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा धर्म चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, और यह भी बताया जाए कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति क्या करना चाहिए तथा समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की सीख दे। इस अवसर पर उन्होंने ईसाइयों को भी लताड़ा कि वहां भी दक्षिण में जात भेद है। जो अछूत लोग ईसाई बनते हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता। इसके पुलिस का भारी बंदोबस्त था। चारों ओर से नारे लग रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर जी का बिल पास करो, खोती प्रथा का विनाश हो। जुलूस 1:30 बजे टर्मिनस के पास से ही आजाद मैदान पर पहुंचा और 20 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस ने आगे बढ़ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की मांग पेश की। इनमें यश परेलकर, जोशी, दत्तोपंत राउत, इंदुलाल याज्ञनिक और चित्रे प्रमुख थे। प्रतिनिधि मंडल द्वारा किसानों के कल्याण हेतु जो मांगे रखी गई थी वे इस प्रकार थी। खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय हो, लगान की तरह ठेका राशि भी माफ हो, खोती प्रथा बंद हो, रजवाड़ा शाही समाप्त हो, छोटे किसानों के लिए नहर के पानी की दरें आधी हो। इसके बाद एक से प्लेनेड मैदान पर विशाल जनसभा में बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, भारत के कम्युनिस्ट नेताओं ने कम्युनिज्म संबंधी जितनी किताबें पढ़ी हैं उससे भी अधिक किताबें मैंने कम्युनिज्म की पढ़ी है। कम्युनिस्ट किसी भी समस्या का व्यवहारिक पक्ष कभी नहीं देखता। दुनिया में दो ही वर्ग हैं, गरीब और अमीर, शोषित और शोषक। तीसरा मध्यम वर्ग जो बहुत कम है। किसानों की गरीबी का कारण ये अमीर लुटेरे ही है जो गरीब मेहनत कर किसान मजदूर का शोषण करते हैं और शोषक इसलिए अमीर है। बाबा साहब ने कहा कि किसानों व मजदूरों को बिना जात पात के भेद में एक मजबूत संगठन कायम रखना चाहिए और विधानसभाओं में अपने सही हितैषी व हमदर्दी को चुनकर भेजना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो ही वे लोग अपने समाज व देश के लिए
भरपूर अन्न पैदा कर सकेंगे और करोड़ों गज कपड़ा बुन सकेंगे। ऐसा करने पर ही आप ना गरीब रहेंगे ना भूखे नंगे। इस सभा के बाद किसानों मजदूरों में डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति सम्मान बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर विरोधियों की चिंता बढ़ गई कि डॉक्टर अंबेडकर जी अब अछूतों के साथ किसानों मजदूरों के भी नेता बनकर उभर रहे। दरअसल इस वर्ग के असली हितैषी तो डॉक्टर अंबेडकर ही थे, लेकिन किसानों के साथ बाबा साहब जी ने रेल मजदूरों को भी संगठित करने की ओर ध्यान दिया। महाराष्ट्र के मनमाड़ में 12-13 फरवरी 1938 को एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20,000 रेल मजदूरों ने भाग लिया। वहां उन्होंने कहा कि किस तरह वह अपनी छोटी उम्र में बंबई की मिलों में काम कर रहे, अपने रिश्तेदारों के रोटी के डिब्बे ले जाया करते थे। इसलिए मजदूरों की तकलीफों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। उस समय हालात बहुत ही खराब थे। राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व सीटें मिल चुकी है। अब आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में मजदूर वर्ग के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का विरोध करना ब्राह्मण जात का विरोध नहीं है, बल्कि या तो समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना का विरोध करने वाली मानसिकता है, जो सभी वर्गों में मौजूद है, अकेले ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ब्राह्मण इस मानसिकता के जन्मदाता हैं। 17 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी की लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बाबा साहब भारी वोटों से जीते थे और के बालू की पराजय हुई। कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दलितों के लिए सुरक्षित 15 सीटों में से कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी थी। इस चुनाव में उन अछूत नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया, जिन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 17 में से 15 उम्मीदवारों की जीत से महाराष्ट्र के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की यह शानदार जीत थी। इसी समय एक अन्य सफलता ने भी बाबा साहब जी व उनके अनुयायियों को खुशियां दिलाई। महाड़ तालाब के केस का फैसला भी बंबई हाई कोर्ट ने 17 मार्च 1937 को अछूतों के पक्ष में कर दिया। 19 मार्च 1927 को शुरू हुआ संघर्ष 10 साल बाद विजय के रूप में बदला।